नमस्कार। आज से हम अपने कार्यक्रम का नाम बदलने जा रहे हैं। अब ये जन की बात नहीं कहलाएगा, ये जन गण मन की बात कहलाएगा। इसकी दो वजह हैं। एक तो ये हमें मालूम हुआ कि दो लोग पहले से ही इस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हक उनका बनता है, लिहाजा हमने इसका नाम बदलने का फैसला किया। दूसरी बात, सिर्फ जन की बात ही क्यों? जन माने आप, मैं, गण माने आप, मैं, हम सब, हमारा समूह, और मन माने मेरा दिल। और मन की बात पर किसी का एकाधिकार, किसी की मोनोपोली क्यों हो? लिहाजा आज से हम अपने कार्यक्रम का नाम रख रहे हैं जन गण मन की बात। आज हम शुरुआत कर रहे हैं ट्रोलिंग के खिलाफ जो एक अभियान शुरू हो रहा है देश में धीरे धीरे। ट्रोलिंग माने ट्विटर पर, फेसबुक पर एक खास पार्टी विशेष के जो कार्यकर्ता हैं, अगर उनको कोई बात पसंद नहीं आती तो हमने सुना है कि वो पेड हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, वो गंदी गाली गलौज शुरू कर देते हैं। माँ की गाली, बहन की गाली, और खासकर अगर महिलाओं की कोई बात पसंद नहीं आती, कही हुई या लिखी हुई, तो सीधा शुरुआत तो सीधा रेप, बलात्कार की धमकी से होती है। एक पत्रकार हैं साक्षी जोशी, उन्होंने कुछ लिखा फेसबुक पे। उसके जवाब में संदीप उपाध्याय नाम का एक है शख्स, उसने लिखा कि यूपी में अगर रहना है तो योगी योगी कहना होगा। साक्षी जोशी ने जवाब में लिखा, हम यूपी में ही रहेंगे और योगी योगी नहीं कहेंगे, क्या कर लोगे? जवाब में जो उसने लिखा, एक तो बलात्कार की धमकी दी, दूसरे गाली निकाली। मतलब मैं वो शब्द बोल नहीं सकता हूं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। साक्षी ने फैसला किया कि वो इसका जवाब उसी भाषा में नहीं देगी। साक्षी ने कानून का रास्ता अपनाया और दो केसेस दर्ज हुए, दो क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए, आईटी एक्ट के तहत भी और इंडियन पिनल कोड के तहत भी। और फिर नोएडा के एसएसपी धर्मेंद्र सिंह ने इसमें रुचि दिखाई, और इससे जाहिर होता है कि अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और नोएडा की टीम गई, नोएडा की टीम ने उसे ट्रेस किया, संदीप उपाध्याय को। वो सूरत में जाकर मिला, तब वो भागा हुआ था, फरार था, तो उसको ट्रेस कर करके वहां से गिरफ्तार किया और सूरत, गुजरात से उसे नोएडा लाए। लेकिन साक्षी धोनी ने ऐसा नहीं किया। साक्षी धोनी महेंद्र सिंह धोनी की बीवी हैं। महेंद्र सिंह धोनी के आधार कार्ड की डिटेल्स जिस कंपनी ने ली थी, उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए थे, उन्होंने सार्वजनिक कर दी, जनता में जाहिर कर दी। इस पर साक्षी धोनी ने रविशंकर प्रसाद को, जो कि मंत्री हैं, उनको ट्वीट किया कि क्या प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज है इस देश में? इस पर उनको जितनी धमकियां मिली, ट्रोल्स की जितनी ट्रोलिंग हुई, उसमें भी वही जुबान का इस्तेमाल, गिरी हुई जुबान, गटर वाली जुबान, जो इनके संस्कार दिखाती है। ऐसा लगता है कि इनके माँ बाप भी यही जुबान इस्तेमाल करते होंगे आपस में। तो साक्षी धोनी को बहुत बुरी बुरी गालियां भी दी गई, अगेन वही बलात्कार की धमकी, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया जो सभ्य समाज में जिसकी जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन साक्षी धोनी ने वो नहीं किया जो साक्षी जोशी ने किया था। मैंने ये स्टेप इसलिए उठाया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये साइबर स्पेस में बहुत इजी हो गया है किसी के लिए भी, स्पेशली एक लड़की को गाली देना, और इनको लगता है कि हम बोल के निकल जाएंगे और उसके बाद ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और एक महिला क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा वो या तो उसको ब्लॉक कर देगी, रिपोर्ट कर देगी, अनफ्रेंड कर देगी, ऐसे कुछ कर सकती है। क्योंकि लड़कियों को लगता है कि हम लोग क्यों इसको और ज्यादा एग्जैजरेट करें, क्योंकि उससे बदनामी हमारी है। लेकिन नहीं, वी हैव टू स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट। बदनामी हमारी नहीं है जो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते, बल्कि उनको और ज्यादा हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि देखिए लोगों की मानसिकता कैसी है। और मुझे पता है कि कम से कम ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी की मानसिकता होगी भी ना, वो कभी इसको सपोर्ट तो नहीं करेगा। तो यही मैंने सोचा था कि मैं उसी वक्त मैंने ये किया कि मैंने एसएसपी नोएडा धर्मेंद्र सिंह को टैग कर दिया। मुझे पहले नहीं पता था कि वो इस पर स्टेप कुछ उठाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं शायद लकी इनफ थी कि वो ऐसे एसएसपी निकले कि उनको था कि मुझे लगता है कि इस चीज को बंद करने के लिए एक बार इस पर स्टेप उठाना जरूरी है, ताकि डेटरेंट की तरह काम करे, एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो ऐसा करने की सोचते हैं और आगे शायद महिलाओं से ऐसा नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि हर महिला को इस तरह से आवाज जरूर उठानी चाहिए। हमारे लॉज खराब नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे पास लॉज बने हैं कम से कम उन्हें इन्फोर्स तो किया जाए, वो तो इन्फोर्समेंट हो, और इन्फोर्समेंट का काम पुलिस का है। तो अगर पुलिस ऐसा करती है तो जरूर कोई ना कोई एक्शन हो सकता है। मेरे केस में हुआ, मैं चाहूंगी कि बाकी महिलाएं भी ऐसा सोचे, ये सोचकर नहीं कि एक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम इसके लिए आवाज जरूर उठाए। आवाज उठाना शुरू कर देंगे तो लोगों के अंदर एक डर जरूर बैठ जाएगा कि हमारी भी बदनामी हो सकती है। साक्षी धोनी अगर अभी भी चाहें
तो वो रास्ता अख्तियार कर सकती हैं जो साक्षी जोशी ने किया। नोएडा पुलिस ने जो करके दिखाया, इससे ये भी साबित होता है कि पुलिस चाहे जहां की भी हो, उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एसएसपी धर्मेंद्र सिंह इसकी मिसाल है। साक्षी धोनी अगर चाहें, अभी भी जिन लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है उन तक पहुंचा जा सकता है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ट्रोलिंग के खिलाफ एक अभियान शुरू किया जाए। 22 मार्च को जो एक पत्रकार हैं साक्षी जोशी जी, उन्होंने मुझे फेसबुक पे टैग करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उनका ये कहना था कि जब वो अपनी बात फेसबुक के जरिए रख रही थी तो उनके फेसबुक प्रोफाइल पर ही एक व्यक्ति ने, जिसका नाम संदीप उपाध्याय था, उनको अश्लील बातें करते हुए और बहुत ही आपत्तिजनक अमर्यादित भाषा में उनको धमकियां दी। और उसके बाद जब वो मैंने भी उनसे बात करी और जब फेसबुक प्रोफाइल पढ़ा तो ये बात सही थी कि बहुत ही भद्दी और अभद्र जो भाषा का इस्तेमाल किया गया था। और ये एक फैक्ट है कि साइबर वर्ल्ड में, खासतौर से जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, वहाँ पर लैंगिक रूप से बहुत ही अभद्र टिप्पणियां ट्रोलर्स द्वारा की जाती हैं, लोगों को धमकाया जाता है। और जो भाषा होती है वो बहुत ही आपत्तिजनक होती है और वो स्पष्ट रूप से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत के प्रोविजंस उसमें अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद पुलिस ने सेक्टर 49 थाने में इसमें एफआईआर दर्ज की और उसके बाद उसके पूरे फेसबुक प्रोफाइल को हमने देखा। फॉर्चुनेटली जैसे होता है कि कई बार कितना ही सातिर कोई चोर हो या कोई अपराधी हो, कुछ ना कुछ गलतियां करता है, तो जब हमने उसके फेसबुक प्रोफाइल को देखा तो वहां पर हमें उसका एक नंबर मिला। उस नंबर के जब हमने डिटेल्स निकलवाए तो फिर हमें बहुत सारी जानकारियां मिली, उसकी आईडी मिली। लेकिन उसमें चूंकि साक्षी जी ने ये कह दिया था कि वो इस पर केस करेंगी, तो तब तक वो अपना एड्रेस भी बदल चुका था और गुजरात में जहां वो काम करता था एक फैक्ट्री में, वो उसने अपना वर्क प्लेस भी चेंज कर लिया था। तो पुलिस को उसमें काफी दिक्कत हुई। फिर हम लोगों ने अपनी पूरी टीम को वहां, करीब 7-8 दिन तक हमारी टीम रही, वहां के लोकल पुलिस से भी टाइप किया। हम लोगों ने लगातार साइबर अपनी जो फॉरेंसिक्स है उसका मदद लिया और उसके बाद फिर हमने उसकी आईडी को फाइनलाइज करके और उसको हमने अरेस्ट किया गुजरात के नवसारी से। और पुलिस ने इसमें आईटी एक्ट की सेक्शन 66 और 509 आईपीसी में इसमें अभियोग पंजीकृत किया है और 66 नॉन अवेलेबल ऑफेंस है और पुलिस इसमें अभियोग पंजीकृत करके कड़ी कार्रवाई कर रही है। अभियोग को जेल भेजा गया है और हम उसको गुंडा एक्ट में और जो अदर प्रिवेंटिव यूपी पुलिस के जो गवर्नमेंट के प्रिवेंटिव एक्ट्स हैं उसमें भी हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अफसोस तब होता है जब हमारे बड़े बड़े नेता भी मतलब और वो देखते हैं रातों को मतलब कि ट्रोलिंग में क्या क्या हुआ और ट्रोल्स की पूरी फौज खड़ी की गई है। इसे मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। इसे ना सिर्फ खारिज किया जाना चाहिए बल्कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग भी होनी चाहिए और दबाव भी होना चाहिए अथॉरिटीज पर कि वो एक्शन ले, जैसा साक्षी जोशी के केस में किया। एक बार फिर वही हुआ जब हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिकों ने एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़कर दिखाए। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने उसका श्रेय खुद ले लिया। जब एक वकील साहब, सांगवान साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के स्टेंट की कीमतें कम करवाई तो प्रधान सेवक ने उसका भी श्रेय ले लिया। एक बार फिर वही हुआ है। कश्मीर में चिन्नानी नशरी टनल, ये जो सुरंग का उद्घाटन हुआ है, उसमें भी श्रेय ले लिया गया है, जबकि इसकी शुरुआत हुई थी सन 2009 में और उसका उद्घाटन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, जो तब के प्रधानमंत्री थे। हम देख सकते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री का कैवलकेड पूरी टनल का मुआयना कर रहा है। उनके साथ चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती और जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर एनएन वोरा उनके साथ हैं। भारत सरकार ने जो 80,000 करोड़ रुपया का जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज घोषित किया, मुझे खुशी है इतने कम समय में आधे से अधिक बजट का खर्च, पैकेज का खर्च जमीन पे कार्यरत हो गया है। ये छोटी बात नहीं है, वरना पैकेज कागज पे रह जाते हैं, जमीन पर उतरते उतरते सालों बीत जाते हैं। लेकिन महबूबा जी ने और उनकी सरकार ने हर बारीकी को ध्यान देते हुए चीजों को जमीन पर उतारने के लिए जो कड़ी मेहनत की है और जिसके फल नजर आ रहे हैं, मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर की सरकार, मुख्यमंत्री, उनकी मंत्री परिषद, उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
हमने एक दफे पहले भी कहा था कि 56 इंच के सीने में दिल कितना बड़ा है, हमें ये देखना बाकी है। मान लेने में कोई एतराज नहीं होता कि जो स्कीम्स पहली सरकारों ने शुरू की थी उनको आगे बढ़ाया गया। कुछ लोग तो यहां तक मजाक करने लगे हैं कि पिछले 3 साल में अगर कोई नई स्कीम शुरू हुई हो और उसका उद्घाटन भी किया जा रहा हो तो हमें दिखाएं। बहरहाल, ये चिन्नानी नशरी सुरंग पहली मिसाल नहीं है जिसका फाउंडेशन स्टोन, जिसकी शिलान्यास डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी और श्रेय अब सरकार ले रही है। मैं आपको और भी बताता हूं कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो आगे बढ़ाई गई हैं। पहले जिनको नकारा गया था, जिनकी बुराई की गई थी, फिर उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाया गया है। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना को आम आदमी बीमा योजना का नाम दिया गया है और स्वास्थ्य बीमा योजना जो पुरानी चल रही थी उसका नाम बदल दिया गया। सिर्फ योजना वही है, इसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना थी, उसका नाम अटल पेंशन योजना रख दिया गया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, जिसका श्रेय बढ़ चढ़कर अब लिया जा रहा है, इसको सन 2011 में ही पेश कर दिया था तब की सरकार ने। पास करने की कोशिश थी और इरादा ये था कि अप्रैल 2012 तक GST को पास कर दिया जाएगा, लेकिन तब इसका विरोध किया गया था, इसको पास नहीं होने दिया गया था। अब पास करा के इसका श्रेय लिया जा रहा है। नरेगा, जिसको बाद में मनरेगा का नाम दिया गया, पहले उसकी इतनी फजीहत की इन लोगों ने और अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा हेमा मालिनी भी झाड़ू लगा रही हैं, अमिताभ बच्चन भी झाड़ू लगा रहे हैं, सलमान खान भी झाड़ू लगा रहे हैं, खुद प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भी झाड़ू लगा रहे हैं। बहुत धूमधाम से स्वच्छ भारत का आगाज हुआ था, उसका ऐलान किया गया था। हकीकत ये है कि ये निर्मल भारत प्रोग्राम था, जिसकी मैं डिटेल्स आपको बताऊं। ये सन 1999 से सन 2012 तक इसको टोटल सैनिटेशन कैंपेन कहा गया था। बाद में इसका नाम निर्मल भारत प्रोग्राम रखा गया था, जिसको अब स्वच्छ भारत कहकर आगे बढ़ाया जा रहा है। आधार कार्ड के साथ भी यही हुआ। पहले आधार कार्ड का विरोध किया और अब आधार कार्ड को हर चीज के लिए, हर बात के लिए जरूरी बनाना, अनिवार्य बनाने की कवायद चल रही है। सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ रहा है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद रहे और हमें भी याद रहे कि ये सरकारें जो होती हैं, चाहे मौजूदा सरकार है चाहे पहली सरकार थी, ये हमारी सर्विस प्रोवाइडर है। जितना पैसा खर्च होता है ये हमारा दिया हुआ पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन हम अभी तक दहशत में हैं कि हाकिम होते हैं ये लोग, तो राजा होते हैं, क्योंकि राजे रजवाड़ों की कहानियां हमारे जहन से भी निकली नहीं है। हमको बहुत पुराने लोकतंत्र नहीं है। सन 47 से हम लोकतंत्र बने हैं। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए, सन 47 से अब 70 साल हुए हैं। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 70 साल का था तब उसकी क्या हालत थी, ये भी जरा गौर करने की बात है। हमने तरक्की करी है, काफी कुछ करनी बाकी है। हमें सिर्फ इतना अफसोस है दैट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन आवर पॉलिटिक्स, हमारी राजनीति का जो मानव संसाधन है, वो उस श्रद्धा के, उन नमस्कारों के, उन चरण स्पर्शों के लायक नहीं है, उस इज्जत के लायक नहीं है जो उसको दी जाती है। इसलिए हमारा अभियान ये भी है कि इन्हें सर्विस प्रोवाइडर माना जाए। जैसे मोबाइल फोन की कंपनी होती है, उसका जो जनरल मैनेजर होगा या CEO होगा, हम उसकी पूजा थोड़ी करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर है वो, ये लोग भी सर्विस प्रोवाइडर है। नमस्कार।